नमस्कार। आरजेडी का स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया और इस दल की स्थापना जब 96 में हुई थी तो उस समय से लेकर अभी तक लालू जी ही इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अपने तमाम शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता के बावजूद, मैं मानसिक इसलिए कर रहा हूँ कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, ईश्वर उनको शतायु बनाए, इसके बावजूद भी वो उपस्थित हुए, एक्टिव हैं। इस हालात, शारीरिक स्थिति जो उनकी है, मानसिक पीड़ा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उनके परिवार के कलह के कारण जो मानसिक अवसाद उनको है, उस दर्द से कोई भी महसूस कर सकता है, तो वो उपस्थित हुए। इसमें जो अखबार में एक बात छपी है कि उदय नारायण चौधरी, जो पहले आरजेडी में थे, फिर जदयू में गए, विधान सभा के स्पीकर हुए, फिर वापस यहाँ आ गए, तो उन्होंने जो बात कही है वो बात सही है कि लालू जी से तो अभी भी लोग मिल लेते हैं, तेजस्वी से नहीं मिलते हैं। आप स्मरण कीजिए कि नवंबर में जब आरजेडी की करारी हार हुई विधानसभा के चुनाव, उसके पहले लोकसभा में भी 2025 नवंबर में हुई हार के बाद मैंने एक वीडियो बनाया था कि आरजेडी क्यों हारी, राइज एंड फॉल ऑफ आरजेडी करके मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए। आज मैं आरजेडी के उत्थान और पतन की कोई कहानी नहीं बताऊंगा। मैं एक सामान्य विवेचना करूंगा कि राष्ट्रीय जनता दल का ये हश्र क्यों हुआ, क्या अब इसके सामने कोई भविष्य है भी या नहीं, क्यों राष्ट्रीय जनता दल उस स्पष्ट कारणों से भी मुक्ति नहीं पा रहा है जिन कारणों को वो स्वयं देख पा रहा है कि जिसके कारण उसकी ये दुर्गति, ये हार हुआ है, अप्रासंगिक होता जा रहा है। लेकिन एक चीज जो राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में है वह यह कि आप बंगाल के चुनाव के बाद ममता बनर्जी के पैरों के तले से जमीन किस तेजी से फिसली, उनके एमपीज, उनके एमएलएज कैसे भाग गए। आपने अन्य जगहों पर भी देखा कि जहां हार के बाद उस दल का बुरा हाल हो जाता है, कोई आदमी नाम लेने वाला नहीं रहता है। बंगाल में ही स्वयं ज्योति बसु के बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य, उनका भी अब निधन हो गया है। कैसे शासन से हटने के बाद जब ममता बनर्जी का शासन आया बुद्धदेव भट्टाचार्य के हार के बाद, तो कैसे पूरा कम्युनिस्ट पार्टी का जमीन खिसक गया, झंडा धोने वाला कायदे से वहाँ आदमी नहीं है कोई। कांग्रेस का भी आपने देखा कि जिन जिन राज्यों में उनकी हार हुई, स्वयं महाराष्ट्र में शिवसेना टूटा, फिर वो हटा, फिर उसके नीचे वो हटते जा रहे हैं। यहाँ तक कि स्टालवार्ड शरद पवार भतीजा ही दगा दे दिया और टूटती गई पार्टी। आरजेडी के पास आज कौन सी शक्ति है जो इसको आज भी मौका दे रही है खड़ा होने का? आज भी मौका है, आज भी मौका दे रहा है। वो क्या अंतर है? और वो अंतर है कि लगातार 15 वर्ष एकाध अपवाद को छोड़कर हार पर हार, राजनीतिक रूप से भी और उसके बाद परिवार के अंदर अंतर्कलह, इसके बावजूद भी आज भी लालू यादव जी के नाम पर राज्य का एक बहुत बड़ा वर्ग, बहुत बड़ी मतदाताओं की भीड़ खड़ा हो जाती है। आप देख लीजिए, चंद महीने हुए हैं नीतीश कुमार को कुर्सी से उतरे और उनके दरवाजे पर, जिसको हम लोग बोलते हैं ना वही भाषा में, कि मक्खी मारने कोई नहीं जाता है, लेकिन स्पष्ट तौर पर झलक रहे सरकार के उत्पीड़न करने वाले कदमों के बावजूद, तमाम तरह के झंझावादों के बावजूद आज भी लालू यादव खड़ा होते हैं तो भीड़ लग जाती है। मैंने कई बार इस पर समझने की कोशिश की कि वो कौन सा ऐसा तत्व है इस पार्टी में जो इसको, अगर ये पार्टी परख ले, समझ ले, तो आज भी खड़ा हो सकती। मैंने जिन जिन दलों का नाम लिया, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, लेफ्ट पार्टी हो बंगाल में, इसके अलावा महाराष्ट्र का एनसीपी हो या उद्धव ठाकरे का शिवसेना हो, आप बीजेडी ले लीजिए उड़ीसा में, इन सभी दलों को हटते के साथ, सत्ता से हटते के साथ बिखर गया कुनबा।
लेकिन लालू यादव आज भी क्यों खड़े? इसलिए कि लालू यादव के साथ जो लोग हैं वो बेसिकली 3 कैटेगरी के लोग हैं या 3 रोल में बटे हुए लोग हैं। पहले जो इनके काडर हैं, जो इनका काडर है, इनका काडर आप सोच करके देखिए, जो भी इनका काडर है वह विगत 15 साल से तो बेसिकली सत्ता के सुख से महरूम है। वो क्यों इसके साथ है? कुछ लोगों को तो हम देखते हैं कि लगातार झंडा ढोते रह रहा है, कुछ नहीं मिला उसको, और ये पार्टी की मूर्खता भी रही, लेकिन खैर वो एक अलग इशू है। तो हार्डकोर काडर है जो लालू यादव से जुड़ा हुआ है, न कि तेजस्वी से। दूसरा, फॉलोअर्स, एक बहुत बड़ी संख्या में वैसे लोग हैं जो आज भी लालू यादव को सामाजिक न्याय के सबसे बड़े मसीहा के रूप में देखते हैं, और वो लोग बहुत एक्टिव सड़कों पर इनके लिए नहीं निकलते हैं, बट दे आर फॉलोअर्स। वो जहाँ भी रहते हैं इसके लिए कुछ न कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंट्रीब्यूट करता हैं। और तीसरा, इस पार्टी के सिंपैथाइजर्स। वो सिंपैथाइजर्स शायद फॉलोअर्स या काडर न भी हों, लेकिन वो सिंपैथाइजर वो हैं जिनको इस नीतीश कुमार और अभी सम्राट चौधरी के कुल 21 वर्षों के शासन में, लगभग 21 वर्ष, 20.5 वर्ष हुआ के शासन में प्रताड़ना, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, उस पर अत्याचार या अन्य किसी चीज़ों से वो उलझता रहा, जूझता रहा है, वो सिंपैथाइजर होता रहा है। लालू यादव और आरजेडी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, पर्याय हैं। तेजस्वी ने कोशिश की भी थी, 15 में लगा भी था कि शायद ये आरजेडी को एक नया कलेवर, नया स्वरूप, नई ऊंचाई दे सकते हैं। 15 के चुनाव में इनको मिली भी उपलब्धि, लेकिन ये न तो समझ पाए और न अपने आप में परिवर्तन कर पाए। आप फिर से उदय नारायण चौधरी के उस वक्तव्य को देखिए अखबार में, और आप इत्तेफाक रखिएगा इससे कि तेजस्वी की जो सबसे बड़ी बीमारी है वह है लोगों से न मिलने की। वो क्यों है, अभी हम उस पर बात करते हैं। मैं कोई किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, लेकिन एक समसामयिक घटना और राजनीति की जो थोड़ी बहुत मेरे को समझ है, किसी भी राज्य में या देश में भी विपक्ष का वाइब्रेंट होना, विपक्ष का अपेक्षाकृत मजबूत होना, विपक्ष का मुद्दों पर प्रमुखता से, प्रभावी ढंग से और सार्थक तरीके से बात उठाना, यह न सिर्फ उस राज्य के लोकतांत्रिक संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यक होता है, बल्कि जनता के लिए भी होता है। क्योंकि कोई भी सरकार, दुनिया भर में इतिहास बताता है कि कोई भी सरकार अगर उसके सामने विपक्ष कमजोर हो जाए तो वो निरंकुश हो जाता है। आज की तारीख में बिहार में क्या स्थिति है, इवन देश में भी वही हाल है, लेकिन मैं बिहार की बात करता हूँ कि जो मन में आता है सरकारें करती है, इसके विरुद्ध बोलने वाला कोई नहीं है। और मैंने एक बार कबीलाई संस्कृति की बात की थी बिहार में, जो समाज में पब्लिक आउटबर्स्ट भी हो रहा है, तो वह जातियों में और छोटे मुद्दों में बटा हुआ है कि अगर उसके जाति पर अत्याचार हुआ तो खड़ा हो जाएगा, रेप के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, लेकिन मिसगवर्नेंस और जो करप्शन है उस पर कोई नहीं खड़ा होता है। तो ये काम संस्थागत तरीके से प्रजातांत्रिक देश में, राज्य में विपक्ष के लिए था, तो वो तो खत्म हो गया यार। 3 चीजें हैं जिसको विपक्षी दल के रूप में आरजेडी, चूंकि सबसे बड़ी पार्टी, इसको करना चाहिए। पहला, नए रक्त के प्रवाह का जो निरंतरता से या लंबे समय से जो बंद हुआ स्थिति है, इसको खोलना। रक्त के प्रवाह को खोलिए। आपके दल में नए लोगों का प्रवेश पहले आप लोगों ने बंद किया और अब लोगों ने स्वयं बंद कर दिया है। आप खुद फील कीजिए, आरजेडी के जो रैंक एंड फाइल के लोग हैं, फील कीजिए कि आपके दल में कितने लोग स्वेच्छा से जुड़ने के लिए अब आ रहे हैं। तो ये क्यों हुआ? तो नए रक्त के प्रवाह का बंद होना, इसको आपको ठीक करना होगा।
शरीर में भी यदि आपकी धमनियों में रक्त का प्रवाह बंद हो जाए, नए रक्त बनने बंद हो जाएं, तो रक्त दूषित होता है और आदमी मर जाता है। ये तो राजनीतिक दल ही है। क्यों आपकी मृत्यु हो रही? क्योंकि नए रक्त का प्रवाह बंद हो गया। अब इसके बहुत रास्ते हो सकते हैं, मैं उस पर डिटेल में नहीं जा, लेकिन पहले सिद्धांत आपको सोचना होगा कि आपके पार्टी में नए रक्त का प्रवाह बंद हो गया है। पहले इसको स्वीकार करना होगा, क्योंकि हार का स्वीकार जीत की शुरुआत होती है, और फिर रक्त के प्रवाह को खोलना होगा। नंबर 2, नेतृत्व में आस्था और पैनेपन की कमी। आपको उदाहरण दे देता है। आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया टेंडर घोटाले को लेकर के, जयविन भरत तिवारी को लेकर के, और सुधाकर सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आप अकेले में टीवी पर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस और सुधाकर सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस दोनों को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में टेंडर घोटाले में या अन्य विषयों पर भी जो पैनापन, जो आक्रामकता, जो तथ्य परखता और जो बेबाकीपन होना चाहिए था, क्या उसका सर्वथा अभाव नहीं रहा है? नेता विरोधी दल अगर सदन में बोलता है तो वह जनता की आवाज़ मानी जाती है। आप अपने पुराने भाषणों को उठा लीजिए विधानसभा में भी। मुझको जो समझ में आता है वो ये कि आप पढ़ते नहीं हैं, आप तैयारी नहीं करते हैं, विषयों को समझने की रुचि नहीं है, और आपके पास वैसी टीम का घनघोर अभाव है, या फिर अगर है टीम तो आपके पास उसको सुनने और समझने के लिए वक्त का अभाव है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस और सदन में भाषण में जो गठीलापन होता, जो ताकत होनी चाहिए थी, जो ऑडिसिटी होनी चाहिए थी, जो स्ट्रेंथ होना चाहिए था, उसका अभाव नहीं होता। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज, डॉक्टर हमेशा मरीज को तभी ठीक कर पाता है जब उसको पल्स देखता है, नस को छूता है, छूना पड़ता है। कहते हैं कि कोविड में बहुत सारे मरीज इसलिए मर गए कि डॉक्टर डर से उसको टच ही नहीं करता था। तो मरीज का डॉक्टर के साथ कांटेक्ट होना बड़ा जरूरी होता है। राजनीति में भी यही है। आम जनमानस की भावनाएं, आम जनमानस में जो इस सरकार, इस व्यवस्था, भ्रष्टाचार, लूटपाट, अराजकता, पुलिस की एट्रोसिटी, मिस गवर्नेंस, मंत्रियों का नंगा नाच, अपराधियों का तांडव, व्यापार का ध्वस्त हो जाना, ये सारी चीज़ें जो है वह नब्ज है, उसके आम जनता के रक्त में, धमनियों में वो दौड़ रहा है, उसके पल्स बता रहे हैं। लेकिन उस पल्स को कोई छुएगा तब तो आप कोविड की तरह अभी भी क्वारंटाइन में हैं। मुझको नहीं मालूम है, लोगों ने बताया कि, और ये अखबार भी वही कह रहा है कि आप मिलते ही नहीं। तो अगर आपने मिला नहीं तो जनता का यह नब्ज पकड़ा ही नहीं, तो जनता के साथ आपका जुड़ाव नहीं हो सकता है। गंगा से बहुत पानी बह चुका है। अगर अब पानी और बहा तो यकीन कीजिए आपके जलाशय में इतना भी पानी नहीं बचेगा कि आपके काडर के लोग भी जिंदा रह सके। सब छोड़ के चला जाएगा। और अंतिम चीज, आपने अपने आसपास जिस तरह के लोगों को पनाह दिया, जिस तरह के लोगों को तरजीह दी, वो एक चीज दर्शाता है, उसको बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म एक थ्योरी है फिलॉसफी में, साइकोलॉजी में रहता, एक डिफेंस मैकेनिज्म की एक थ्योरी है। डिफेंस मैकेनिज्म की थ्योरी दुनिया के सुप्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्राइड ने दिया था। संयोग से मुझको उनके ऑस्ट्रिया में जो उनका घर था वहाँ जाने का अवसर मिला। उनकी पुत्री भी बहुत बड़ी साइकोलॉजिस्ट रही जो उनके इस थ्योरी को आगे बढ़ाई। तो सिगमंड फ्राइड का डिफेंस मैकेनिज्म ये कहता है कि कोई आदमी अगर अंदर से बहुत मजबूत ना हो किसी पर्टिकुलर विषय को लेकर के, तो या तो वो रिस्पॉन्ड करता है या फिर वो रिएक्ट करता है। रिस्पॉन्ड करेगा तब वो अपनी चीज़ों को ठीक करेगा, उसके जो कमी है उसको दूर करेगा। लेकिन जो रिएक्ट करेगा वही डिफेंस मैकेनिज्म को अपनाएगा, यानी अपने चारों तरफ एक ऐसा घेरा बनाएगा कि लोग उससे इंटरेक्ट नहीं कर सके। और ये सब जगह आप देखिएगा, अक्सर वैसा अधिकारी, वैसा प्रोफेसर,
जो अपने विषय में बड़ा कमज़ोर है, अगर प्रोफेसर कमज़ोर है, इंग्लिश का प्रोफेसर, उसको इंग्लिश नहीं आता है, तो कोशिश करेगा कि स्टूडेंट उससे इंटरेक्ट नहीं करें, को उसका भेद खुल जाएगा, तो डांट डपट के हड़का के रखता है। अक्सर देखिएगा वैसा पदाधिकारी जो खुद नहीं जानता है, मैंने झोला छाप डीएम की एक बार बात की थी, तो कोशिश करता है घेरा बनाने का, कुछ से लोग इंटरेक्ट नहीं करें क्योंकि उसका भेद खुल जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार वैसा राजनेता जो लोगों की नब्ज न पकड़ सकता हो, जिसके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो, अगर वो रिस्पॉन्ड करेगा तब तो ठीक करेगा, लेकिन रिएक्ट करेगा तो डिफेंस मैकेनिज्म बना देगा। और मुझको लगता है कि तेजस्वी जी ने अपने चारों ओर एक डिफेंस मैकेनिज्म का थ्योरी अपनाते हुए घेरा बना दिया, और उस घेरे में वही लोग हैं जो उनकी प्रशंसा करते हैं और ये बताते हैं कि आप तो सर्वशक्तिमान है, बस अगला चुनाव आप ही का है। उसमें एक संजय यादव था, उसने आपकी लुटिया डुबो दी, बावजूद ही वो आपके साथ क्यों है मुझको नहीं पता। आपने राज्यसभा भेजा, क्यों भेजा मुझको नहीं पता। वो डिफेंस मैकेनिज्म का एक प्रतीक है। उस व्यक्ति ने, मुझको जो लगता है, चूँकि साइकोलॉजी भी सिविल सर्विसेज में थोड़ा बहुत पढ़ने का मौका मिला और अक्सर मैं पढ़ता रहता हूँ, तो सिगमंड फ्राइड को जब हम पढ़े तो हम इसको रिलेट कर पाए। संजय यादव ने कालांतर में तेजस्वी और उनके साथ जो इनर टीम थी उसमें सब वैसे ही महान लोग थे, उसको ये यकीन दिला दिया कि हम सबसे काबिल हैं, तो हम सबसे काबिल हैं तो लेट मी ड्राइव। और इस चक्कर में उसने खूब पैसा भी कमाया, लोगों को, अपने लोगों को उपकृत भी किया, और ऐसे ऐसे लोग तेजस्वी के कार्यालय में भर दिए जो नैतिक रूप से भी बिल्कुल गिरा हुआ था और इंटेलिजेंस का तो नामो निशान नहीं था। तो धीरे धीरे लगने लगा कि यही सब हमारे अपने हैं, और इसने चारों ओर ऐसा घेरा बनाया तेजस्वी के सामने कि आज ये हालत है। लेकिन इतना के बावजूद भी आज भी आरजेडी के जो काडर है और जो फॉलोअर है वह मोटे तौर पर इंटैक्ट है। सिंपैथाइजर की भी संख्या बढ़ रही है। और ये मैं कोई आपका सलाहकार या राजनीतिक सलाहकार आरजेडी का नहीं हूँ, मैं ये सिर्फ बता रहा हूँ कि डेमोक्रेसी में अगर विपक्ष मजबूत नहीं हुआ तो यकीन मानिए जो हो रहा है उससे भी ज़्यादा और ख़राब होगा। अभी तो एक भरत तिवारी हुआ है, एक केसौरिया गांव की घटना हुई है, एक गयाजी में पशवान के साथ वैसा हुआ, एक टेंडर घोटाला हुआ है। अगर मजबूत नहीं रहा विपक्ष तो ये खूब होंगे। अभी तो स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स लगा है, अभी तो एमवीआर दुगना हुआ है, अभी तो मलगुजारी बढ़ना शुरू हुआ है। अगर विपक्ष मजबूत नहीं हुआ तो रोड पर निकलेगा पब्लिक और पटक करके पुलिस और सरकारी मैकेनिज्म उससे पैसा छीनेगा, क्योंकि सरकार चलाने के लिए पैसा नहीं बचा। अगर विपक्ष कमज़ोर हुआ तो सदन, विधानसभा, विधान परिषद में सिवाय औपचारिकता के और मजाक के, भद्दे मजाक के और कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके पास न तो संख्या है न तो ब्रेन है। विधान परिषद में एक आध आदमी को छोड़कर, मतलब मैं सुनील सिंह को यदि छोड़ दूं विधान परिषद में, तो कोई बोलने तक के, किसी को बोलने नहीं आता है। आपने राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष क्यों बनाया विधान परिषद में मुझको नहीं मालूम। मुन्नी देवी, प्रमीला ठाकुर, कौन कौन है मुझको नहीं मालूम। मतलब सिवाय इसके कि ये फलाने जात का है हम बना दिए, विधान परिषद उसके लिए नहीं बना था। विधानसभा में एक आध नेता को अगर छोड़ दें हम आपके यहाँ, तो बाकी कोई विषय को समझने के लिए कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने बजट में पूरे सत्र में देखा, उसके अलावा भी कई एक चर्चा अभी नया इस सरकार का मॉनसून सेशन आ रहा है, आप क्या बोलिएगा नहीं बोलिएगा, रोड पर नजर नहीं आ रहा है। तो कहता है कि जिस दिन विपक्ष सड़क से और सदन से दोनों से ओझल होने लगे या दोनों जगह अप्रभावी होने लगे, दोनों जगह अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज न कराए, तो इससे सत्तारूढ़ दल तो खुश हो सकता है, आम जनता को खुश नहीं होना चाहिए। क्योंकि फिर आपको आपकी आवाज़ उठाने के लिए आपको खुद रोड पर आना होगा, अन्यथा आपको आपकी आवाज़ आपके लिए कौन उठाएगा। इस विषय पर आम जनता सोचे जरूर, क्योंकि 10,000 का नोट और 5 किलो अनाज के चक्कर में इस राज्य की जनता ने, यह बात भी हकीकत है कि राष्ट्रीय जनता दल या अन्य दलों को इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो विपक्ष की भूमिका अदा कर सकें। यह बात खुश होने लायक नहीं है, यह बात चिंता करने लायक है। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहे वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।